आज हम लल्लन टॉप शो लिखने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगले 24 घंटे में अलीगढ़, भदोही, एटा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हाथरस, कानपुर समेत तमाम स्थानों पर लू से भीषण लू तक चलने की संभावना है। लेकिन बात बस बांदा के 48 या औरैया के 47 डिग्री की नहीं है, और ना ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान की है, और ना ही रंगों में बटे अलर्टों की। गर्मी देश और दुनिया तक को झुलसाने की तैयारी में है। एक दिन इंसान ने तय किया कि गर्मी का जो है हिसाब रखा जाए, लेकिन वो क्या जानता था कि बीते 10 साल की तपिश आंकड़ों को भी पिघला सकती है। इन आंकड़ों के पार खड़ा है एल नीनो। सदियों पहले से मछुआरों का डर 2026 में भी खतरे का सबसे बड़ा नाम बना हुआ है। क्या ये एल नीनो या ये स्थितियां महंगाई को बढ़ाएंगी? हाँ। ये जाने लेगा? हाँ। ये सूखा लाएगा, फसलें तबाह कर देगा, प्रदूषण बढ़ाएगा, जंगलों को खाक कर सकता है। ट्रंप और तेल की मार झेल रहे आम इंसान को ये मौसमी हलचल किस हद तक प्रताड़ित करने वाली है? आज के शो में इस पर विस्तार से हम अपनी बात रखेंगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की भी होगी। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी और बेवजह पार्ले के शेयर्स चढ़ गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की त्योरियां भी चढ़ी। टॉफी के नाम पर हंगामा कटा और नीट पेपर लीक पर क्या अपडेट आए, सब कुछ समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते और स्वागत। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अप्रैल तो जैसे तैसे छिल गया, लेकिन मई आते आते हालात खराब हो चुके हैं। रंगों के हिसाब से अलर्ट पर अलर्ट जारी हो रहे हैं। येलो का मतलब होता है सतर्क रहिएगा, ऑरेंज का मतलब होता है तैयार हो जाइए, और रेड अलर्ट यानी अब एक्शन लीजिए। अब बिल्कुल भी ढीलम ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। मई शुरू हुई येलो अलर्ट के साथ, 20 दिन बीतते बीतते तमाम शहरों में बात रेड अलर्ट तक भी पहुंच गई। रेड अलर्ट यानी जितना तापमान होना चाहिए उससे 6 से 7 डिग्री तापमान का ज़्यादा हो जाना। डॉक्टर्स और बड़े बुजुर्ग जेठ की दोपहरिया में बाहर जाने से बचने को कह रहे हैं। वो ना भी कहें तो आप खुद भी महसूस कर ही रहे होंगे। तापमान नापने का कांटा 50 के भी पार जाने को बेताब है। 20 मई को सबसे अधिक हाल खराब रहा यूपी का। हेडलाइन छपी कि यूपी के 40 शहर दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से हैं। अंदर खबर पढ़ी तो पता चला अपना यूपी अफ्रीका से भी ज़्यादा गर्म है। बांदा ज़िले में तो तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। मन में यूपी के ज़िलों का आप नाम सोचिए, निजात कहीं भी नहीं है। आगरा, फिरोज़ाबाद जैसे ज़िलों में रेड अलर्ट जारी हो गया है। मुरादाबाद, बांदा, इटावा, औरैया में पारा 47 डिग्री तक के पार चला गया है। उत्तर प्रदेश के पड़ोस में चलिए तो दिल्ली में भी हाल कोई सुधरे हुए नहीं है। आज राजधानी में पारा 46 डिग्री था। यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली से सटे हरियाणा हो या फिर पंजाब की बात हो, वहाँ हाल और भी बुरा है। पारा 43 से लेकर 46 के बीच है। उत्तर और मध्य भारत के किसी भी राज्य पर आप नज़र दौड़ाइए, वहाँ रहने वाले अपने सगे संबंधियों, दोस्तों से पूछिए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राहत कहीं भी नहीं है। हर जगह तपती जलती गर्मी का मौसम आ चुका है। सुबह का 10 बजा नहीं कि पारा 45 तक जा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं, बढ़ती हुई गर्मी की जो रफ्तार आप देखने जा रहे हैं, वो डराने वाली है। IMD की 2025 की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि साल 1901 के बाद से भारत के 15 सबसे गर्म सालों की गिनती की जाए तो 10 साल यानी 2011 से 2025 के बीच हैं ये। यानी पिछले 15 साल में 10 साल ऐसे हैं जो सबसे गर्म रहे। 125 साल के सबसे ज़्यादा गर्म साल। 2016 से 2025 की बात करें तो ये दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है, जिसमें औसत तापमान सामान्य से 0.32 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे गर्म साल 2024 का था। 2024 में भारत का एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर माने कि धरती का तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसलिए 2024 में गर्मी ने हाहाकार मचाया। आपने देखा भी कि AC भी काम नहीं कर रहे थे। 2025 की बात करें तो तापमान 0.28 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। इसी वजह से 2025 1901 के रिकॉर्ड शुरू होने के बाद भारत का 8वां सबसे गर्म साल रहा।
और 2025 की फरवरी 125 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही। अच्छा साहब, दिन में तो गर्मी रहती है क्योंकि धूप झुलसा रही होती है, हम लोग शाम ढलने का इंतज़ार करते हैं। रात में तापमान थोड़ा बेहतर हो जाना होता है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि अब रातों का तापमान भी बढ़ने लगा है। हमारे ऑफिस के ही कुछ साथी बताते हैं कि रात में 9 बजे 10 बजे बाइक या ऑटो से जब वो अपने घर लौट रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि रात 9-10 बजे भी लू के थपेड़े चल रहे हों। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने वाली एक मैगजीन है, नाम है डाउन टू अर्थ। इस मैगजीन ने वार्म नाइट्स माने गर्म रातों पर एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 की प्रेस रिलीज में IMD ने पहली बार सामान्य से अधिक रात का तापमान यानी नाइट टेम्परेचर अबव नॉर्मल का डेटा भी शामिल किया है। हमने अभी आपको बताया ही था कि 2025 की फरवरी सबसे गर्म फरवरी थी। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के बीच भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक बार रात का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इनमें से 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी ज़्यादा रहा। यही वजह है कि अब रात में भी लू जैसा फील होने लगा, ऐसा लगता है कि बिल्कुल थपेड़े चल रहे हो। देखिए, जो तापमान का ट्रेंड है वो बहुत क्लियर है, वो बढ़ रहा है। तापमान ही नहीं बढ़ रहा है, उमस भी बढ़ रही है। तो जो हमारे जो शरीर पे जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ तापमान का नहीं होता है, तापमान और उमस दोनों का, हीट और ह्यूमिडिटी का कंबाइंड इम्पैक्ट होता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। तो पहली बात यह है कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो दोनों चीज बढ़ रही है, जिसके कारण कि आपका हीट वेव, हीट स्ट्रोक दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ही तापमान नहीं बढ़ रहा। आप जिस तरह से शहरीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से जंगल काट रहे हैं, जिस तरह से आप अपने तालाब के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके कारण आपके शहर अब अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं, जिसके कारण भी तापमान बढ़ रहा है। तो सब कुछ सिर्फ जलवायु परिवर्तन को ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अपने जो डेवलपमेंट की जो पद्धति हम अपना रहे हैं उसके कारण भी तापमान बढ़ेगी। 50 डिग्री मेरे अंदाज से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही आज के दिन में, और हम अब 50 के ऊपर के तापमान भी बहुत नॉर्मली अब हम आगे के सालों में देखेंगे। हमारा जो मौसम विभाग है IMD, वो लगातार उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण लू यानी हीट वेव की चेतावनी दे रहा है। इसी बीच एल नीनो नाम आने वाला है। आप घर से बाहर निकले और लगे कि किसी आग की भट्टी की तरफ जा रहे हैं तो हैरान मत होइएगा, अब की गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। 11 मई को अमेरिका की मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मंथली ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन रिपोर्ट में बताया कि इस साल मई से जुलाई के बीच एल नीनो बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ये एल नीनो साल के अंत तक बना रह सकता है। अगर एल नीनो बनता है तो भारत में मानसून भी कमज़ोर पड़ सकता है, ऐसी आशंका है। बारिश कम हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है। एल नीनो एक मौसमी घटना है, इसके बारे में अगर आपने अब तक नहीं जाना है तो हम संक्षेप में बता देते हैं। अमेरिका की नेशनल ओशन सर्विसेज की वेबसाइट के मुताबिक एल नीनो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 17वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने किया था। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड या छोटा बच्चा। एल नीनो आमतौर पर हर 2 से 7 साल में एक बार मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर यानी ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में बनता है। लेकिन जब भी एल नीनो बनता है हाहाकार मचा देता है। इसका असर पूरे विश्व के मौसम, बारिश के पैटर्न, समुद्री परिस्थितियों और मछली पालन पर भी पड़ता है। एक एल नीनो आमतौर पर 12 से 18 महीने तक रहता है। अच्छा, हमने अभी आपके सामने 2-3 बार ये कहा कि एल नीनो बन सकता है, ऐसा एक्सपर्ट अंदेशा जता रहे हैं। सवाल ये है कि बनता कैसे। इसके तार जो है जुड़े होते हैं एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन से, जिसका जिक्र भी हमने किया। अमेरिका इस पर हर महीने रिपोर्ट जारी करता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ENSO कहते हैं। ENSO भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर, अंग्रेजी में जिसे इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन कहते हैं, उसमें समय समय पर बदलने वाला चक्र है, एक साइकिल है। और ये बदलता कैसे? समुद्र की सतह के तापमान और एयर प्रेशर में होने वाले बदलाव से। ये 3 तरह से बदलता है, 3 चरण कहते हैं इसे। पहला न्यूट्रल, इसमें क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं को ट्रेड विंड्स कहते हैं। अगर ट्रेड विंड्स सामान्य रहती हैं तो ENSO नॉर्मल रहेगा। गर्म पानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही रहता है, मौसम का संतुलन बना रहता है, नॉर्मल बारिश होती है। दूसरा चरण होता है एल नीनो, जिसकी अभी चर्चा चल रही है।
इसमें ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, माने पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं जो हैं थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी वजह से गर्म पानी पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर खिसक जाता है और दक्षिण एशिया में बारिश कम हो जाती है। सूखे जैसी स्थिति भी बनने की आशंका रहती है। इसी में तीसरा चरण होता है ला नीना। ये ठंडा वाला मामला है। ट्रेड विंड्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। भारत में सामान्य से बेहतर मानसून देखने को इसमें मिल सकता है। चलिए, तो टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन मुद्दा कमोवेश आप समझ ही गए होंगे। मुद्दा ये है कि जब भी एल नीनो आता है तबाही मचाता है। दुनिया भर में बारिश के पैटर्न बदलने से खेती और खाने के सामानों पर अलग अलग असर पड़ सकता है। अक्टूबर 2024 में नासा की वेबसाइट पर एल नीनो पर छपी एक स्टडी के मुताबिक 20वीं सदी में कम से कम 27 बार एल नीनो आए हैं। हर एल नीनो अपने साथ अलग अलग तरह के असर लेकर आया और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की हालत इसने हर बार खस्ता की है। लेटेस्ट एग्जाम्पल 2023 के एल नीनो के दौरान कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो कहीं बेहद कम। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ा। फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क के वैज्ञानिकों को तब ये कहना पड़ा कि 11 करोड़ लोगों का खाना पीना प्रभावित हो सकता है। उनको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब से धरती का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है तब से साल 2024 सबसे गर्म साल था। ऐसी ही स्थिति 2015-16 के एल नीनो के दौरान भी देखने को मिली। अफ्रीका, एशिया, प्रशांत क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में करीब 6 करोड़ लोगों को खराब मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से खाने पीने तक की किल्लत हो गई। पर असर सिर्फ इतना भर नहीं था। एल नीनो की वजह से आग की घटनाएं बढ़ी, प्रदूषण बढ़ा। आग और प्रदूषण मिलाकर करीब 1 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है। अगर 1997-98 के एल नीनो को देखें तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत, करीब 36 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के मुताबिक 1997-98 में एल नीनो की वजह से लगी भीषण जंगल की आग ने वायु प्रदूषण को बढ़ाया, जिसके कारण हजारों लोगों की समय से पहले मौत हुई। अब सवाल है कि इस बार क्या होगा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि सुपर एल नीनो क्या होता है। असल में एल नीनो की ताकत मापने के लिए ओशन नीनो इंडेक्स ONI का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडेक्स इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के एक खास हिस्से नीनो 3.4 रीजन में समुद्र की सतह के तापमान में हुए बदलाव का औसत निकालकर तय किया जाता है। अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री के ऊपर गया तो इसे सुपर एल नीनो कहते हैं। 1876-1878 में तगड़ा सुपर एल नीनो आया था। ONI 3 डिग्री तक डेविएट हो गया था। कहा जा रहा है कि इस बार 1876-78 जैसा या उससे भी खतरनाक सुपर एल नीनो आ सकता है। इतिहास बताता है कि एल नीनो वाले कम से कम आधे सालों में भारत में सूखे जैसी स्थिति बनी है। मॉनसून औसत से 10% या उससे भी कम रहा है। इस बार भी कुछ वैसा ही अनुमान है। मौसम विभाग ने सामान्य से कमज़ोर मॉनसून का अनुमान लगाया है। इसका असर फसलों की पैदावार, खेती को भी नुकसान हो सकता है। खाद्य भंडार में भी कमी की आशंका है। कम बारिश, सूखे और ज़्यादा तापमान की वजह से पानी के जो संसाधन हैं उन पर भी दबाव बढ़ सकता है। इससे जंगलों में आग और हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। लोगों की सेहत पर गंभीर असर भी इससे पड़ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के लिए जलवायु परिवर्तन सलाहकार रह चुके SN मिश्रा के हवाले से इस पर लिखा है, भारत की 50% से ज़्यादा कृषि भूमि आज भी बारिश पर निर्भर है। इसलिए सुपर एल नीनो की वजह से कमज़ोर मानसून आने वाले कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। कम बारिश और लंबे सूखे के दौर का असर खरीफ फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है। इसके अलावा सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी रिजर्वर्स में पर्याप्त पानी नहीं भरने से रबी सीजन की खेती और ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। कृषि उत्पादन घटने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई पर दबाव भी बढ़ेगा। इस पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए, एल नीनो का सबसे बड़ा जो असर होता है वो रेनफॉल और टेम्परेचर पे होता है। तो अभी जो अमेरिका के जो एटमॉस्फेरिक एजेंसी है, नेशनल एटमॉस्फेरिक एजेंसी, उनका ये प्रेडिक्शन है कि एल नीनो मई के महीने से बनना शुरू हो गया है पैसिफिक ओशन में। तो उसका जो पहला इंपैक्ट होगा ये उसका पहला इंपैक्ट जो होगा वो ये होगा कि गर्मी इस साल थोड़ी ज्यादा होगी, और वो कितनी ज्यादा होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है देश में, तो आशंका यही है कि तापमान काफी बढ़ेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। तो एक तो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है जिसका इंपैक्ट है, और उसके ऊपर से अब ये एल नीनो आ गया है। और जो नेशनल एटमॉस्फेरिक एजेंसी है अमेरिका का, वो भी ये प्रेडिक्शन है कि इस साल का जो एल नीनो है वो सुपर एल नीनो होगा, जो कि 1870-76 में जो आई थी एल नीनो, उसके कंपैरिजन में लोग बात कर रहे हैं। तो पहला इंपैक्ट है तापमान पे और दूसरा इंपैक्ट है मॉनसून पे।
अब ये देखना है कि मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनइवन मॉनसून, एक्सट्रीम रेनफॉल होने की आशंका है, जिसपे कि खेती पे भी, खरीफ सीजन पे इम्पैक्ट होगा। यानी एक तरफ तो ईरान युद्ध की वजह से तेल की किल्लत है, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आशंका है कि और भी बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था महंगाई की चपेट में आ सकती। ऊपर से एल नीनो की ये आफत, उससे खेती पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। आशंका है कि फसल कम होगी तो महंगाई और भी बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से हम देश की अर्थव्यवस्था पर लगातार लल्लन टॉप शो में बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर बात हमने की, हमने गिरते रुपए पर भी बात की, महंगाई बढ़ने की आशंका पर भी बात की, आज भी हमने बढ़ती गर्मी पर रिपोर्ट्स दिखाई, एल नीनो की बात की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डराना चाहते हैं। बतौर पत्रकार, बतौर पत्रकारीय संस्थान, द लल्लन टॉप की ये जिम्मेदारी है कि आपको देश की अर्थव्यवस्था की ज़मीनी हकीकत दिखाएं। अगर दाम बढ़ने से या एल नीनो से भविष्य में कोई संकट आने वाला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आगाह करें। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पहली सुर्खी, 5 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अंतिम पड़ाव इटली था। वहां वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले। पीएम मोदी उनके लिए तोहफा भी ले गए थे। क्या तोहफा था? मेलोनी ने खुद वीडियो शेयर करके बताया। वीडियो आया तो दिखा मेलोडी टॉफी। आज दिन भर ये वीडियो और मेलोडी टॉफी खूब वायरल रहे। लोग अपनी अपनी श्रद्धानुसार कमेंट करते रहे, रिएक्ट करते रहे। एक रिएक्शन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी आया। बोले, एक तरफ देश की जनता महंगाई और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इटली के पीएम के साथ मेलोडी खाने में व्यस्त हैं। ये तो हालत हो गई है देश की, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का रिएक्शन आया। उन्होंने पूछा, राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर वस्तु से इतनी नफरत क्यों? साथ में एक आंकड़ा भी दे दिया कि पिछले 1 दशक में भारत से टॉफी, कैरमेल और इस तरह की अन्य मिठाइयों के निर्यात में लगभग 166% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में भारतीय टॉफी कैंडी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी जो निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 49.68 करोड़ रुपए था, वो 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 132 करोड़ रुपए हो गया। ये तो रही एक बात, लेकिन राहुल गांधी का एक और बयान आज चर्चा में रहा। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले नेता प्रतिपक्ष आज एक स्टेप आगे गए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार तक कह दिया। हुआ यूं कि राहुल आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए थे। वहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पीएम और एचएम पर जमकर हमला बोला। जनता जनार्दन से कहा, कल जब आरएसएस वाले आपके सामने आएंगे तो उनसे कहिएगा कि आपका पीएम गद्दार है। जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब बारी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बयान को भारतीय राजनीति की शुचिता और आपसी सम्मान के खिलाफ बताया। नितिन नबीन ने राहुल पर तंज कसा, कहा कि राहुल गांधी राजनीति के राहू हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। अगली सुर्खी, नीट यूजी पेपर लीक में हर दिन कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं।
6 आरोपी सीबीआई की हिरासत में थे। हिरासत खत्म होने पर सीबीआई ने आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इनमें से 5 आरोपियों को 2 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन छठे आरोपी शुभम खैरनार को लेकर कोर्ट में भारी बहस हुई। इंडिया टुडे के संजय शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई खैरनार को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। एजेंसी ने कोर्ट से शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी कुछ और दिन बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन बढ़ाई है। एजेंसी का मानना है कि शुभम पेपर लीक की अहम कड़ी है, जिससे तमाम कोई और जानकारियां भी सामने आ सकती हैं, पता लग सकती हैं। मसलन धांधली में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों ने पेपर खरीदे। वहीं दूसरी तरफ शुभम के वकील ने सीबीआई के दलीलों का कोर्ट में विरोध किया। वकील का कहना था कि जब शुभम के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और वो जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, तो फिर कस्टडी बढ़ाने का क्या मतलब है। आपको याद दिला दें कि 30 साल का शुभम खैरनार आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। उसे पिछले हफ्ते सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने नीट यूजी परीक्षा के लीक हुए मेन गेस्ट पेपर को पुणे के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद उसने उसी पेपर को हरियाणा में 15 लाख रुपए में बेच दिया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।